हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके इकोनॉमिक्स चैप्टर के फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट का मैं दूसरा भाग लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। अब इसमें देखना है, हमने पहले भाग में देखा था कि विकास के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, डेवलपमेंट हम किस प्रकार अपना बढ़ा सकते हैं, तो उसके लिए हमें किस किस चीज की आवश्यकता होगी। तो इनकम अच्छी होनी चाहिए, हेल्थ अच्छा होना चाहिए, सिक्योरिटी होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए। अब तो ये तो हो गया एक सामान्य बात। अब हम चलते हैं कंट्री एंड स्टेट के डेवलपमेंट पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं देखते हैं कंपेयरिंग टू स्टेट एंड कंट्री। हम दो देशों और राज्यों के बीच हम तुलना करते हैं कि कौन सा देश या कौन सा राज्य ज्यादा विकसित हो सकता है। ठीक है, और किस कारण से दूसरा राज्य जो है वह पीछे रह जाता है या विकास नहीं कर पाता है, वो सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले हम जो लेते हैं अमेरिका और इंडिया। अमेरिका एंड इंडिया। हम अमेरिका और अपने भारत का लेते हैं, दोनों के इनकम के बारे में समझते हैं। क्या देखते हैं? इनकम के बारे में देखते हैं, दोनों के इनकम के बारे में हम देखते हैं। तो इस दोनों के इनकम पता करने के लिए सबसे पहले हमें दोनों का आई पता होना चाहिए, अर्थात एवरेज इनकम। क्या पता होना चाहिए? एवरेज इनकम। तो अब एवरेज इनकम पता करने के लिए हमें क्या करना होगा? तो एवरेज इनकम निकालने के लिए इसका फॉर्मूला आता है, AI इज इक्वल टू टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, यह है एवरेज इनकम निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें देखना है यह अमेरिका है या भारत है, दोनों का कुल आय कितना होता है, जो हमें एवरेज इनकम निकालने के लिए सहूलियत होगी। दोनों के आयों के बारे में हमें पता करना होगा। मान लीजिए सपोज दैट ये ए ये बी, अर्थात ये अमेरिका हो गया, ये इंडिया, हम ऐसे रख लेते ए आई, ये अमेरिका हो गया, ये इंडिया हो गया। ठीक है, हम दोनों का एवरेज इनकम, हम कुल इनकम रख लेते हैं 8,000 या 10,000 या 80,000 हम रख लेते हैं। ठीक है, 8,000, 10,000 या 80,000 रख लेते हैं। तो इससे पहले हम ये चीज देखते हैं कि 2012 में वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिपोर्ट जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था अमेरिका में सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति या रिच कंट्री, वर्ल्ड बैंक ने जारी किया, जो सबसे ज्यादा रिच कंट्री कौन हो सकता है। तो उसके लिए उसका इनकम कितना होना चाहिए 2012 के अनुसार, तो अमेरिका बताया गया था $12,616। जिस कंट्री का पर एनम होगा, अर्थात प्रतिवर्ष का आय होगा, वह कंट्री क्या माना जाएगा? रिच कंट्री माना जाएगा। क्या माना जाएगा? रिच कंट्री माना जाएगा। वहीं पर वर्ल्ड बैंक 2012 के द्वारा ही जारी किया गया था कि $1035 जिस कंट्री का आय होगा पर एनम, वह सबसे लो या पुअर कंट्री होगा, लो या पुअर कंट्री होगा। तो अब एक हो गया सबसे ज्यादा गरीब, एक हो गया सबसे ज्यादा अमीर। तो अब मध्य में रहने के लिए, अर्थात
मिडिल में आने के लिए कितने इनकम की जरूरत होती थी? तो मिडिल में आने के लिए आपको जरूरत पड़ती थी $1530। ठीक है, कितने? 1530 पर एनम अगर जो कमाता था, अर्थात जिसका प्रत्येक साल का इतना इनकम जिस कंट्री का है, अर्थात जिस व्यक्ति का है, उसका हम लोग क्या करते थे, वह हो गया डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री क्या है? डेवलपिंग कंट्री, अर्थात ये अभी विकास कर रही है, विकासशील है। ठीक है, विकसित हो रही है धीरे धीरे। तो हमने देखा वर्ल्ड बैंक 2012 के अनुसार कि 12,616 अर्थात $12,616 पर एनम जिस कंट्री का आय होता था वह रिच कंट्री मानी जाती थी। वही 1035 जिसका होता था वह लो कंट्री। और मिडिल में आने के लिए, अर्थात हमारा भारत जो है वह मिडिल में कहां है? मिडिल में है। तो अब हम चलते हैं एवरेज इनकम जो हम निकालते हैं, तो इसके बाद टोटल इनकम बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या होता था? पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या होता था? पर कैपिटा इनकम, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रति व्यक्ति आय। क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। तो हमने देखा वर्ल्ड बैंक ने जारी किया था ये। अब हम एक औसतन लेके चलते हैं 80,000 का। मान लेते हैं यह दो कंट्री है, ANI, ये क्या है? दो कंट्री है। दो कंट्री है जिसका एवरेज इनकम 80,000। ठीक है, 80,000। तो हमने एक औसतन आय लिया 80,000, जिसको हमने दो देशों में बांटा था। दोनों देशों को 80,000 का सपोज दैट हम ले लेते हैं। तो एक जगह आप देखिए कि एक ही व्यक्ति 50,000 का इनकम करता है, बाकी जो व्यक्ति है वह 10,000 का इनकम करता है एक कंट्री में। वहीं दूसरे कंट्री में क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति का एवरेज इनकम कितना है? 20,000 है। कितना है? 20,000 का। अर्थात हम यह पता कर लगा सकते हैं कि ये जो बी कंट्री है, इस बी कंट्री का एवरेज इनकम कितना है? 20,000 रुपया है। कितना है? 20,000 है। लेकिन वही हम ए कंट्री का अगर एवरेज निकालते हैं तो हमें इसका कितना एवरेज निकलेगा? कितना एवरेज निकलेगा? फिर से हमें क्या करना होगा? क्या कहता है? टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितना है? 80,000 है। कितना है? 80,000 है। उसके बाद क्या कहता है? टोटल पॉपुलेशन। तो उस कंट्री का जो पॉपुलेशन होगा उसको हम लिख देंगे टोटल पॉपुलेशन। अब बाद बाकी जो बचा हमारा, बाद बाकी जो बचा वह क्या आ जाएगा? एवरेज, अर्थात PCI, अर्थात पर कैपिटा इनकम। तो यहां हमारे बी कंट्री का एवरेज इनकम निकला हुआ है, पहले से ही हमें ज्ञात है। लेकिन ए कंट्री का जो, जहां पर एक व्यक्ति ही सबसे ज्यादा इनकम करता है और बाकी व्यक्तियों को कम इनकम होता है, तो उसके लिए हमें एवरेज इनकम निकालने के लिए हमें यह फॉर्मूला अपनाना होगा। तब जाकर उस ए कंट्री का भी हम एवरेज इनकम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा एवरेज इनकम निकालने का तरीका। क्या था? एवरेज इनकम। तो हमने इस कंट्री का, अगर वही इस कंट्री का भी देखते हैं तो निकालने के बाद हमारा इस कंट्री का भी एवरेज इनकम कितना आता है? 20,000 ही आएगा एवरेज इनकम। ठीक है, तो ये था हमारा एवरेज इनकम हमने निकाला।
अब इसके बाद हम चलते हैं कि किस प्रकार हम देश को अच्छा करने के लिए उसके आय को महत्वपूर्ण समझा जाता है, इसको हम लोग समझते हैं और उसमें क्या क्या करना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कहता है इनकम इज कंसीडर एज द फैक्टर फॉर कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कंट्री, अर्थात देश को अच्छा करने के लिए हमें उनकी आय को समझना चाहिए। पहले महत्वपूर्ण आय को प्राथमिकता देनी चाहिए, उसके आय को समझकर हम डेवलपमेंट का पता कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से वही AI अर्थात एवरेज इनकम के बारे में समझना होता है। किसके बारे में समझना होता है? एवरेज इनकम के बारे में कहता है, क्या कहता है? टोटल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू क्या निकलता है? इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या होता है इसे? नोन एज पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम, हमें एवरेज इनकम निकालते हैं तो उसके लिए टोटल इनकम को डिवाइड करना होगा किससे? टोटल पॉपुलेशन से, जिससे क्या निकल जाएगा? पर कैपिटा इनकम आपका निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक 2012, हम चलते हैं विश्व बैंक 2012 के अनुसार हम देखते हैं कि सबसे रिच कंट्री अर्थात कंट्री का जो पर कैपिटा इनकम समझा गया है, कंट्री में पर कैपिटा इनकम, वही व्यक्ति अमीर है एक कंट्री में जिसकी औसतन आय कितना है? 12,616 पर एनम। कितना है? 12,616। ठीक है। इसके अलावा यह पर एनम यह कमाता, अगर पर एनम कमाता है तो यह क्या हो जाएगा? इसका जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा इनकम, तो ये किस में गिनती आएगा? रिच में गिनती आएगा। किस में गिनती आएगा? रिच अर्थात अमीरों में गिनती आएगा। ठीक है, अमीरों में गिनती आएगा। वहीं जब उसी वर्ल्ड बैंक 2012 के अनुसार जिसका पर कैपिटा इनकम $1035 है, $1035 पर एनम है, वह क्या आता है? लो कंट्री अर्थात गरीब में, लो में या पुअर में आता है। क्या आता है? पुअर में आता है। और फिर इंडिया का जो है पर कैपिटा इनकम क्या है? $1530 पर एनम है। पर एनम ये किस में आता है? अर्थात ये जो है हमारा यह डेवलप्ड हो चुका है, यह डेवलप्ड हो चुका है, ये अभी तक बहुत पीछे है और हमारा इंडिया जो है वह कर रहा है। अर्थात मध्य में हमारा क्या है? भारत है जो अभी तक विकास कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम पता कर सकते हैं किसी भी कंट्री का एवरेज इनकम। क्या पता कर सकते हैं? एवरेज इनकम। अब हम लोग चलेंगे, कहता है लिमिटेशन ऑफ कंसर्निंग इनकम एज फैक्टर ऑफ डेवलपिंग कंट्री, अर्थात हम देखेंगे किसी भी कंट्री का मुनाफा या नुकसान जो भी होता है और वह कहाँ पीछे जाता है या विकास की ओर जाता है, इसके बारे में हम समझे। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट में, कहता है लिमिटेशन ऑफ कंसर्निंग इनकम एज फैक्टर फॉर डेवलपिंग कंट्री, अर्थात किसी भी कंट्री का औसत आय तुलना करने के लिए और उसके नुकसान को समझने के लिए होता है। ठीक है, तो उसमें हम फर्स्ट देखते हैं, कहता है एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपैरिजन। औसत आय जो है वह सिर्फ किसके लिए है? तुलना के लिए उपयोगी माना जाता है। बट इट डज नॉट टेल अस हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पीपुल। लेकिन इससे हमें यह नहीं पता चलता है कि जो इनकम हुआ है, जो आय हुआ है, वह लोगों में किस प्रकार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लोगों को किस प्रकार मिलता है। ठीक है,
अब डेवलप्ड के बारे में कहिएगा तो मैं आपको एक डाटा दिखाऊंगा, उस डाटा में आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेट कितना डेवलप्ड है। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग डाटा पे। देखिए सबसे पहले स्टेट, अब कौन किस किस राज्य का मैं आपको डाटा बताऊंगा, तो महाराष्ट्र, केरला और बिहार का। ठीक है, ये वर्ल्ड बैंक 2012 के अनुसार निकाला गया डाटा। ठीक है, अब देखिए कहता है इनफ्रंट मोर्टेलिटी रेट 1000, अर्थात जो बच्चे जन्म लेते हैं एक साल के अंतर्गत ही वह मर जाते हैं। अब 1000 बच्चा जन्म लिया है, ठीक है, एक साल में, और ऐसे कितने बच्चे हैं जो अपना पहला जन्मदिन भी नहीं देख पाते, अर्थात पहला जन्मदिन भी नहीं मना पाते हैं। तो महाराष्ट्र में हम देखते हैं क्या 25 है, 1000 बच्चा जन्म लेता है जिसमें 25 बच्चे वो क्या होते हैं एक साल के अंदर ही मर जाते हैं। अब महाराष्ट्र का लिटरेसी रेशियो देखिएगा, अर्थात साक्षरता दर देखिएगा तो 82% है। कितना परसेंट है? 82% है। अब इस 82% में अब अटेंडेंस रेशियो के बारे में हम अगर पता करते हैं कि कितना प्रतिशत बच्चा उपस्थित होता है विद्यालय में, स्कूल में, कॉलेज में, तो 64%। अब 82% है लेकिन उसमें 64 बच्चे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और वहां का इनकम कितना है? 1,07,670 है। 1,07,670 है। यहाँ पर इनकम तो ज्यादा है लेकिन यहाँ जो इनकम हो रहा है, जो व्यक्ति प्रति साल इतना कमाता है 1,07,670, तो जो उसके घर में बच्चे पैदा होते हैं साल में, उसमें से कितने बच्चे मारे जाते हैं? 25,000। ये एक व्यक्ति का नहीं मैं बता रहा हूँ, वहां के पूरे डाटा है, वहां का पूरा डाटा है। एक साल में अगर 1000 बच्चा पैदा लेता है तो उसमें 25 बच्चे मारे ही जाते हैं। तो हम इस पैसे का करेंगे क्या? इस पैसे का करेंगे क्या? तो ये इसे हम डेवलप्ड नहीं कहते हैं, डेवलप्ड नहीं कहते हैं। वहीं पर दूसरे स्टेट अर्थात केरला का देख लीजिए तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेशियो 1000 में से 12 है। भले ही इसका इनकम कम है लेकिन इसके बच्चे जीवित रहते हैं। वहां पर जो लिटरेसी अर्थात साक्षरता दर जो है वह 94% है, और अटेंडेंस भी वहां का प्रेजेंटेशन कितना है? 78% है, अर्थात यहां से ज्यादा है, महाराष्ट्र से ज्यादा है। तो हम केरल को सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री समझते हैं। किसको सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री समझते हैं? केरल को। उसके बाद मिडिल में हम लेते हैं किसको? महाराष्ट्र को। अब तीसरा डाटा जो है हमारा बिहार का है, कहता है जो बच्चा पैदा लेता है 1000 में से 43 बच्चा मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है उसके पहले साल में ही। और साक्षरता दर उसका कितना प्रतिशत है? 62%, 62% उसका लिटरेसी रेशियो है। उसमें से कितने बच्चे प्रेजेंट होते हैं? कितने प्रतिशत? तो 35%। कितने बच्चे? 35%। इसलिए हमारा बिहार अभी इतना पीछे चल रहा है। और यहाँ का इनकम कितना है? तो 28,774। कितना है? 28,774 है। ठीक है, 28,774 है यहाँ का इनकम। तो ये 3 राज्यों का डाटा, इससे आपको पता चलेगा कि सबसे डेवलप्ड कंट्री, हम कंट्री का भी इससे हम निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इस डाटा के अनुसार हम कंट्री का भी हम रेशियो निकाल सकते हैं, वहां का लिटरेसी रेशियो निकाल सकते हैं, वहां का इनकम निकाल सकते हैं, हम वहां का मोर्टेलिटी रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ स्टेट का नहीं, हम किसी भी कंट्री का भी निकाल सकते हैं। अगर हमें उसका रेशियो अगर कुछ ना कुछ पता होता है तो हम उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें भी बताया गया है क्या? तो केरल जो है कहता है केरल इज मोर डेवलप्ड एज रेसिपिएंट ऑफ केयरिंग इट हैव अदर मोर डेवलप्ड सेक्टर। अब यहाँ पर इनकम के अलावा, इनकम वैसे तो हमारा इनकम पर चर्चा था, लेकिन अब इनकम के अलावा और भी बहुत चीजों में केरल जो है वह सब कुछ में आगे है। लिटरेसी रेशियो में देख लीजिए, अटेंडेंस रेशियो में, अर्थात एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया। यहाँ पर इसको हम हेल्थ समझ सकते हैं ना, हेल्थ मान सकते हैं, हेल्थ इसको मान सकते हैं, उसमें भी यह केरल ज्यादा है। तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इस सभी में क्या है? केरल
सबसे आगे है। अब है कहता है HDR अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट का हाँ ठीक है, मानव विकास सूचकांक सूचकांक रिपोर्ट ऑफ सूचकांक। तो हम लोग देखते हैं यह जो हमारा जो डाटा निकला है, इस डाटा यह इनकम का डाटा और हेल्थ का डाटा हो गया, एजुकेशन का डाटा हो गया, यह ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अर्थात मानव विकास सूचकांक के जरिए कौन प्रकाशित करता है? UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसके जरिए प्रकाशित किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। क्या प्रकाशित किया जाता है? तो इनकम और इनकम के अलावा अन्य डाटा अर्थात वह एजुकेशन हो चाहे हेल्थ हो, जो भी हो वह ह्यूमन डेवलपमेंट के अनुसार कौन जारी करता है? UNDP जारी करता है। तो ये था हमारा डेवलपमेंट का दूसरा भाग। आई होप कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। अब इसके अलावा इसमें भी देख लीजिए, 3 चीज का देखना बहुत जरूरी है। वह 3 चीज क्या है? तो सबसे पहले हमें इनकम में पर कैपिटा इनकम को देखना होगा। अगर पर कैपिटा इनकम हम समझ जाते हैं तो किसी भी कंट्री का हम पर एनम हम निकाल सकते हैं, पूरे कंट्री का। अगर एक व्यक्ति का आय भी हमें पता होता है तो एवरेज लगाकर हम उसका पूरा इनकम निकाल सकते हैं। वहां का एजुकेशन सही होना चाहिए, वहां का हेल्थ केयर सही होना चाहिए, तो वह कंट्री सबसे ज्यादा क्या होगा? डेवलप्ड होगा, सबसे ज्यादा डेवलप्ड होगा। तो ये था हमारा डेवलपमेंट चैप्टर का दूसरा भाग। तो विकास में अर्थात डेवलपमेंट में हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड बैंक जारी करता है डेटा किसी भी देश का या राष्ट्र का। तो हम लोगों ने देखा किस प्रकार महाराष्ट्र, केरल और बिहार, इस तीनों का डाटा उसने दिखाया। तो वर्ल्ड बैंक का काम है सिर्फ क्या? इनकम दिखाना। क्या काम है? इनकम अर्थात आय को दर्शाना। वर्ल्ड बैंक का काम यही है, सिर्फ वो अपने आय को दर्शाता है, देश के या राष्ट्र राज्य के आय को दिखाता है। लेकिन हम लोगों ने एक चीज और देखा था, HDR अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट अर्थात मानव विकास सूचकांक। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो किसके अंतर्गत आता है? यूएनडीपी के अंतर्गत आता है, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब इसके अंतर्गत वर्ल्ड बैंक क्या दर्शाता है? आय को दर्शाता है। वही ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो किसके अंतर्गत आता है? यूएनडीपी के अंतर्गत आता है, अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। यह जो दर्शाता है, यह आय के अलावा भी और बहुत कुछ दर्शाता है। वह क्या है? तो यह जो दर्शाता है, सबसे पहला तो हो गया क्या? इनकम, उसके बाद हेल्थ, उसके बाद एजुकेशन। इस तीनों चीजों को भी यह दर्शाता है। कौन? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो किसके अंतर्गत आता है? यूएनडीपी के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बाद तो हम लोगों ने यह डेटा को समझ लिया, अर्थात यूएनडीपी और
HDR अर्थात ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को भी हमने देख लिया, वर्ल्ड बैंक को भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या देखते हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ एक आय से ही नहीं होता है, एक इनकम से ही नहीं होता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हमारे नेचर का भी देखना होता है, उसका भी ध्यान रखना होता है, उसके विकास के बारे में भी सोचना होता है। हम अपना तो विकास कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उसका क्या हो रहा है, नेचर का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो हमें उसको भी बचाकर चलना है। हम अपना भी विकास करें, देश का भी विकास होना चाहिए और साथ साथ नेचर का भी विकास होना आवश्यक है। तो हम लोग अभी देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है वो नेचर का विकास, जो हम अपने शहरीकरण या हम अपने विकास के साथ साथ हम नेचर का भी किस प्रकार ध्यान रखते हैं, उसको किस प्रकार बचाते हैं। हम लोग देखते हैं अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात विकास की धार्यता। हम लोग इस पर चलते हैं, इसके अंतर्गत चलते हैं हम लोग किस पर, नेचर पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? नेचर पर चलते हैं, ताकि हम अपने इस डेवलपमेंट अर्थात विकास के साथ साथ हमें किसका और डेवलपमेंट करना होगा, नेचर का डेवलपमेंट करना होगा। वह हम किस प्रकार करेंगे, वह हम किस प्रकार करेंगे? तो सबसे पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं यह क्या है। तो हम देखते हैं अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कहता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट इन ऑर्डर टू यूज रिसोर्सेज यूनिटली एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल एंड बैलेंस आर फ्यूचर। अर्थात विकास जो है वह धार्यता का वह अवधारणा है जिसको हम पर्यावरण का नुकसान पहुंचाए बिना या पर्यावरण को नुकसान किए बिना अपने आने वाले भविष्य में अपने आने वाले पीढ़ी को ध्यान में रखकर हमें विकास करना है, ताकि जिससे क्या हो, हमारा भविष्य आने वाला पीढ़ी जो है वह भी सुरक्षित रहे और साथ साथ यह क्या है, नेचर अर्थात प्राकृतिक, यह भी सुरक्षित रहे, ये इसका भी विकास हो। ठीक है, अब वह है किस प्रकार। अब हम देखते हैं कि हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं, हम लोग जो पेट्रोल यूज करते हैं उससे क्या होता है, पेट्रोल से पर्यावरण दूषित होती है, पॉल्यूशन बढ़ता है। तो हमें पेट्रोल को छोड़कर किसका उपयोग करना चाहिए, CNG का प्रयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए, CNG का उपयोग करना चाहिए। और साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि इसके कारण नेचर में कोई भी नुकसान ना हो। और दूसरा जो है हमारा कहते हैं शहरीकरण करना चाहिए, अर्थात शहर का विकास करना चाहिए बिना किसी को डिस्ट्रॉय किए बिना, अर्थात किसी को हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, किसी को हम बर्बाद नहीं कर सकते हैं, किसी की क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। इस सब का ध्यान में रखते हुए हमें क्या करना है, विकास करना है। तो यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मुख्य तथ्य क्या है, हम उसको देखते हैं। हम अब देखते हैं, कहता है वेज टू इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम किस प्रकार विकास की धार्यता को स्थापित कर सकते हैं, अर्थात हम विकास को करें साथ साथ नेचुरल को बचाकर। तो सबसे पहला वेज है, इसका सबसे पहला तरीका है, सबसे पहला तथ्य है क्या, बाय यूजिंग CNG इन
पेट्रोलियम, बाय यूजिंग सीएनजी इन पेट्रोलियम। सीएनजी का फुल फॉर्म देख लीजिए आप, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो हमें पेट्रोल के जगह पर किसका उपयोग करना चाहिए? सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। किसका उपयोग करना चाहिए? सीएनजी का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, और दूसरा है शहरीकरण करना, वो भी बिना पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाए, बिना पेड़ पौधे को काटे हुए हमें किसका करना है? तो नेचुरल का विकास करना। दूसरा है हमारा शहरीकरण, शहरीकरण करना, वो भी बिना पेड़ पौधे काटे। बिना पेड़ पौधे काटे। तो सिर्फ हमने क्या कहा, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ अपने गाड़ी बंगला पैसा इस सब से ही नहीं है, तो हमें दूसरे अन्य चीजों का भी ध्यान रखना होता है, उसका भी विकास करना बहुत जरूरी है। तो जिसमें क्या होता है, एक आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अर्थात वो नेचर से संबंधित होता है, तो उसमें हम विकास की धारियता को समझ सकते हैं, नेचर को भी समझ सकते हैं, जिसमें क्या करना होगा, हमें पेट्रोल के जगह पर सीएनजी का उपयोग करना चाहिए, शहरीकरण करना चाहिए, लेकिन पेड़ पौधे को या अपने नेचर को नुकसान नहीं पहुंचाना है। तो ये भी एक क्या है, एक प्रकार का सबसे बड़ा डेवलपमेंट है। क्या है? डेवलपमेंट है। ठीक है, इतना चीज हमें ध्यान में रखकर चलना होगा, तो हम अपने समाज में, अपने राज्य में, अपने देश में क्या कर सकते हैं? विकास, निरंतर रूप से हुआ विकास कर सकता है। ठीक है, तो हमने डेवलपमेंट का पूरा अध्याय समझ लिया। ठीक है, आशा कि आप लोग सभी समझ गए हैं। ये था पार्ट 2, अर्थात पार्ट 1 हमने खत्म कर दिया था, ये डेवलपमेंट का पार्ट 2 है, वो भी हमने आपको समझा दिया कि किस प्रकार वर्ल्ड बैंक अपना डेटा जारी करती है इनकम का, और किस प्रकार एचडीआर या यूएनडीपी अपना डेटा जारी करती है इनकम, हेल्थ और एजुकेशन का। इसके अलावा इन सभी बातों को छोड़कर हमने देखा कि किस प्रकार हम नेचर का भी विकास कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेवलपमेंट चैप्टर पूरा क्या हो गया? एंड हो गया। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। फिर भी इसे समझने में कहीं से कोई दिक्कत आए तो नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद।